हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 6। बच्चों, इस लेक्चर में हम जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था अपना कन्वर्जन, या हमने कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। बच्चों, न्यूमेरिकल पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया लास्ट लेक्चर से। आज हम डिफरेंट मेथड के बारे में बात करेंगे नेशनल इनकम की। फाइनली हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे आज के लेक्चर से। तो बच्चों, जो मेथड होते हैं वो 3 मेथड्स होते हैं। उनमें से पहला मेथड वैल्यू एडिट मेथड की क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो बने रहिएगा एंड तक, मत जाइएगा कहीं। अगर ये पूरा का पूरा मेथड बहुत अच्छे से समझना है तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर्स हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस लेके आप लोगों के सामने आया हूं। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। चलिए बच्चों, तो फाइनली वो दिन आ गया इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम यूनिट में नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो बच्चों, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 व्यूज हैं। 3 तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वो व्यूज क्या थे हमारे, जिनके अकॉर्डिंग हमने 3 फॉर्मूले बनाए, 3 मेथड्स बनाए। तो बच्चों, फर्स्ट व्यू था हमारा यहां पर एज सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन, यानी एक इकोनॉमी के अंदर जितना वैल्यू एडिशन होता है उसी को बेसिस पर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड क्या था हमारा व्यू, सम टोटल ऑफ इनकम जनरेशन, हमने एक इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट की है उसके बेसिस पर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा व्यू क्या था हमारा कि कितना एक्सपेंडिचर किया है हमने किसी एक इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, बच्चों एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, राइट। तो उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर ये 3 व्यू ऑफ पॉइंट है। इन तीनों ही व्यूज के ऊपर 3 मेथड जनरेट किए गए, बनाए गए। फर्स्ट मेथड था जिसका नाम था वैल्यू एडिट मेथड, दूसरा मेथड था जिसका नाम था इनकम मेथड, तीसरा मेथड था जिसका नाम था एक्सपेंडिचर मेथड। तो बच्चों, इन तीनों ही मेथड्स का यूज करने के बाद में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों, ये आपके एग्जाम में कोई भी एक मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कराने के लिए 100% एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वैल्यू एडिट मेथड से। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी यहां से। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू एडिट मेथड होता क्या है, राइट। तो वैल्यू एडिट मेथड को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वैल्यू एडिट क्या होता है। तो हम पहले समझेंगे वैल्यू एडिट क्या होता है। तो आइए मेरे साथ जरा देखिए, यहां पर आपको 3 डायग्राम्स दिख रहे होंगे। एक डायग्राम में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है बच्चों, रॉ मटेरियल रखा हुआ है, और एक डायग्राम में स्टेप 2 में इस रॉ मटेरियल को यहां पर फैक्ट्री में डाला गया है और इस पर प्रोसेसिंग हो रहा है। और थर्ड डायग्राम में रॉ मटेरियल से बच्चों गुड्स बन गया है, प्रोड्यूस हो गया है। समझ में आया? आप ही बताओ कि जब रॉ मटेरियल खरीदा गया था, मान लेते हैं कि ये रॉ मटेरियल 1000 करोड़ का खरीदा गया, ठीक है जी। अब आप बताओ कि जो ये फिनिश गुड्स बनके रेडी हो गया है, क्या ये 1000 करोड़ का ही होगा, इतने में ही बेचा जाएगा या महंगा बेचा जाएगा? क्या इसकी सेल्स जो वैल्यू होगी वो इसकी कॉस्ट के बराबर होगी या ज्यादा होगी? सर 100% ज्यादा होगी, क्योंकि जब रॉ मटेरियल हमने खरीदा है उसके बाद यहां भी खर्चा किया है, हम प्रॉफिट भी कमाएंगे, तो सेल्स तो 100% ज्यादा होगी। चलो मान लेते हैं साहब कि इसकी सेल्स हो जाएगी 1500 करोड़, ठीक है जी। तो आप बताओ कि इस गुड्स की वैल्यू जो 1000 करोड़ थी, इसकी वैल्यू में कितना एडिशन हुआ? सर इसकी वैल्यू में 500 करोड़ का एडिशन हुआ। जो 1000 थी अभी वो 1500 करोड़ हो चुकी है, तो सर इसमें 500 करोड़ का एडिशन हुआ। तो बच्चों, इसी को हम वैल्यू एडिट बोलते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल की वैल्यू में जितना एडिशन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिट बोलते हैं। देखो बच्चों, इसके बारे में यहां क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ हम देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे मेरे साथ साथ। वैल्यू एडिट, वैल्यू क्रिएटेड ओवर एंड अबव
द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। बेटे रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या है? 1000 करोड़। और इसकी वैल्यू कितना ऊपर क्रिएट कर दी हमने जब हम इसे बेच रहे हैं? तो 1500 करोड़। तो कितना ज्यादा क्रिएट हो गई? 500 करोड़। तो बेटा अबव कितनी हो गई वैल्यू रॉ मटेरियल की? 500 करोड़। तो वैल्यू क्रिएटेड ओवर एंड अबव यानी 500 करोड़ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। कितने से? 1000 से। तो इससे क्या बन गया हमारा? यूज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये कब हुई? अब ज्यादा वैल्यू क्यों हुई? क्योंकि हमने ये प्रोसेस में डाला, इस पर प्रोडक्शन हुआ और फाइनली हमारा गुड्स कैसा हो गया? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए उसकी वैल्यू में क्या हुआ? एडिशन हुआ है। तो बच्चों यहां पर इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि जो हमारी सेल्स होती है इसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं, और जो हम खरीदते हैं इसे हम परचेज बोलते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट बोलते हैं। तो बच्चों वैल्यू एडिशन मतलब डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड एंटरप्राइजेस एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब आपका रॉ मटेरियल। तो सेल्स और परचेज, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो क्या आ जाएगा आपका साहब? वैल्यू एडिड निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां फॉर्मूला भी गिवन है बच्चों। देखिए फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? वैल्यू एडिड इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चों आमतौर पर इसे हम आम भाषा में वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल बोल देते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? परचेज बोल देते हैं। सर सेल क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में, वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में बताइए थोड़ा सा हमको। तो बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? हम पहले इस एक इसमें बच्चों देखो कितनी चीज आ रही हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, फिर हम समझेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। ठीक है जी, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। तो देखिए यहां पर एक ये फिगर दिख रही होगी आप लोगों को, ध्यान से देखिए बच्चों। इस फिगर में देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो देखो ये बच्चों वेजिटेबल है और इसमें कुछ सामान भी रखे हुए हैं, फ्रूटी रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। ओके, ये बेटा सेल्स है। ओके, ये सेल हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम बेच रहे हैं इसको, ठीक है, अपनी दुकान से। बच्चों ये वो सामान है जिसको हम अपनी दुकान से अपने कंजम्पशन के लिए ले जा रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो बच्चों यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सिर्फ और सिर्फ उससे नहीं है जो आप बाहर वालों के लिए बेच रहे हो। यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में वो भी ऐड होगा जो आप घर के लिए निकाल रहे हो। सेल्फ कंजम्पशन को भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड करेंगे। इट इज क्लियर बच्चों? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस केस ए पहला क्या है? व्हेन एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। यानी एक ईयर में, एक साल में जितना हमने सेल किया उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। इसके साथ साथ केस बी में उन्होंने क्या बताया है? व्हेन सम गुड्स आर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी हमारा क्या आता है बच्चों? वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल क्या बन गया बच्चों? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस गुड्स परचेज्ड या प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। समझ में आया बच्चों? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ में आ गया। तो बच्चों सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्या होता है ये आपको पता चल गया। अच्छा, सेल्स को भी बच्चों हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में, डिफरेंट केस स्टडी के साथ में। चलिए तो मेरे साथ आइए, सेल क्या होती है इस पे हम जोड़ देंगे, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे अभी। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों देखो यहां पर डिफरेंट केस हैं, इसमें हम सेल्स को निकालना सीखेंगे। तो देखो बच्चों पहला केस क्या है यहां पर? एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी के अंदर जितना सम टोटल हो रहा है वैल्यू ऑफ एडिशन में उसके बेसिस पे देखेंगे। तो देखो एग्जांपल में क्या है बच्चों? डोमेस्टिक सेल दे रखी है हमको 3000, ओके जी। आगे देखो एक्सपोर्ट दे रखा है हमको 2000। तो बताओ टोटल सेल कितनी आएगी बच्चों? हम टोटल सेल डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट जितना भी हम कर रहे हैं मिला दिया जाए वो हमारी टोटल सेल होती है। यानी कि डोमेस्टिक सेल प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेल दोनों को मिला दिया जाए उसे हम टोटल सेल में लेते हैं। तो यहां पर बच्चों आंसर क्या आ जाएगा हमारा? टोटल सेल इज इक्वल टू 3000 प्लस 2000 इज इक्वल टू हो गया हमारा 5000। तो ये हमारी आ गई बच्चों टोटल सेल। इट इज क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं।
यहां बोला जा रहा है बेटा फर्म एक्स मैन्युफैक्चर्स 500 वॉच। बच्चा यहां मैन्युफैक्चर कंपनी है, 500 वॉच बना रही है एनुअली एंड सेल देम ₹1000 पर पीस। फाइंड द सेल। बच्चों 500 वॉच है, एक वॉच की कीमत 1000 है और वो 500 वॉच सेल कर रही है, तो बताओ टोटल सेल कितनी आएगी। सर बहुत सिंपल है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 500 तो इजिकल टू हो गया बच्चों, कितना हो गया जल्दी से बताओ, 5 लाख। तो यहां पर टोटल सेल कितनी आ गई, 5 लाख आ गई। ओके जी, अब आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, इसे आप बताइए कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूं। गिवन सेल इज इक्वल टू 5000, एक्सपोर्ट दे रखा है 500, तो यहां टोटल सेल कितनी होगी। अभी मैंने यहां बताया था टोटल सेल कौन सी होती है, डोमेस्टिक सेल प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो भी सेल होती है। तो बच्चों यहां पर हमारी सेल है 5000 और एक्सपोर्ट हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना किया, 500। तो बताओ टोटल सेल कितनी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, आपकी कमेंट में देखना चाहता हूं। ओके बच्चों गलत, सुनिए ध्यान से, यहां पर जो टोटल सेल होगी, टोटल सेल यहां पर 5000 ही होगी, है ना। यही आप लोग गलती कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखो टोटल सेल का मतलब क्या है, टोटल सेल का मतलब है कि सेल कंप्लीट हो चुकी है, इसी के अंदर एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होगा। समझ में आया। जैसे यहां पर डोमेस्टिक सेल थी बच्चों, डोमेस्टिक सेल में हमने एक्सपोर्ट को ऐड किया था, लेकिन यहां डोमेस्टिक सेल है ही नहीं, यहां तो टोटल सेल दे रखी है, और जब टोटल सेल दे रखी है तो हमें सेल निकालने की अलग से जरूरत क्या है, यही तो टोटल सेल होगी बच्चों, एक्सपोर्ट इसी में इंक्लूड होगा। इट इज क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात। सर थोड़ा सा और समझाइए, देखिए समझते हैं। ये देखिए, यहां आइए मेरे साथ, केस भी देखते हैं। When some output remain unsold, अगर कुछ हमारा आउटपुट बिका नहीं मान लो, it is added to firm inventory, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉक के नाम से जानते हैं। It is expressed as change in stock, उसे क्या बोला जाएगा बच्चों, चेंज इन स्टॉक के नाम से बोला जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। आगे, इन सच अ सिचुएशन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज मेजर्ड एज द सम टोटल ऑफ सेल ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों देखो, अभी हमने सेल निकालना सीखा, सेल कैसे निकाली समझ में आ गया, लेकिन अगर कुछ स्टॉक हमारा अनसोल्ड रह गया, बिका नहीं बच्चों, वो स्टॉक भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल में ऐड किया जाएगा। तो देखिए यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट का नया फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ में आया बच्चों, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप बताइए वैल्यू एडिट का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। तो बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने क्या सीखा, पहले सेल होती है ओनली, लेकिन ओनली सेल भी नहीं होती है, इसमें और क्या ऐड होता है बच्चों, चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक अभी तक नहीं बिका गया है। कैसे सर, समझ आइए इसको भी हमको। तो देखिए इसको भी कुछ केस स्टडी के साथ में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर देखेंगे आप लोग एग्जांपल नंबर 4, क्या लिखा हुआ है इसमें, गिवन सेल दे रखी है बच्चों 100, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 50, बताओ वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा। तो सर 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, यहां पर चेंज इन स्टॉक क्लियर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, GVO इज इक्वल टू सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। तो बच्चों सेल कितनी है यहां पर 100, तो मैंने 100 ले लिया यहां पर, और चेंज इन स्टॉक कितना है 50, तो 50 ले लिया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 150। इट इज क्लियर। यहां आते हैं बच्चों, सेल दे रखी है 100, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है 20। ओके बच्चों,
आगे चेंज इन स्टॉक दे रखा है 50, तो इसमें बताओ ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी GVO कितना होगा। सर सेल्फ कंजम्पशन भी तो अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले, वो भी तो सेल होती है। हाँ बच्चों, हाँ बिल्कुल सेल होती है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 100 जो सेल हुई है, प्लस जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया है 20, प्लस जो चेंज इन स्टॉक है 50, तो टोटल बताओ बच्चों जल्दी से कितना हो गया 170। तो यहां पर ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा 170। इट इज क्लियर बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं। गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर 100 दे रखा है बच्चों, जो प्राइमरी सेक्टर से है। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर 50 दे रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट सर्विस सेक्टर 20 दे रखा है। फाइंड आउट जीवीओ। बच्चों हम जीवीओ किसी एक सेक्टर का नहीं निकालते वैल्यू ऑफ आउटपुट, हम पूरी इकोनॉमी का निकालते हैं, पूरे देश का निकालते हैं। तो बच्चों देश के जीवीओ के लिए तो सारे के सारे एंटरप्राइजेस, सारे के सारे चीजें आ जाएंगी। तो बच्चों जितने भी सेक्टर हैं, हम सारे सेक्टर की सेल को क्या कर देंगे, आउटपुट को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर भी GVO इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस 50 प्लस 20। तो जल्दी से बताओ बच्चों कितना आ गया आंसर 170। तो यहां पर भी जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आया वो कितना आ गया आपका 170। इट इज क्लियर बच्चों, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना समझ में आ गया। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। चलिए तो इसमें एक जो पॉइंट आया हमारा चेंज इन स्टॉक, इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कुछ केस ले लेते हैं कि चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बच्चों देखो चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए change in stock is the measured as difference between closing stock of the accounting year and opening stock of the accounting year। यानी closing stock और opening stock दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, change in stock बोलते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए एक हमारा यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एग्जांपल देखेंगे, गिवन क्लोजिंग स्टॉक, हमको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है साहब 2000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमको 1500। तो चेंज इन स्टॉक बताइए, चेंज इन स्टॉक कितना होगा। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 2000 माइनस 1500, तो 2000 माइनस 1500 इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया यहां पर 500। इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यहां पर 4500 एंड ओपनिंग स्टॉक दे रखा है यहां पर 5000। अब आपको यहां पर चेंज इन स्टॉक बताना है। तो बच्चों यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। तो बच्चों फॉर्मूला वही लिखेंगे हम, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बच्चों क्लोजिंग यहां पर कितना है 4500 माइनस 5000, तो बच्चों इज इक्वल टू नेगेटिव 500 आ गया यहां पर। तो ये जो रहेगा नेगेटिव 500 रहेगा। ओके बच्चों, नेगेटिव 500। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। यहां पर दे रखा है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 1500, चेंज इन स्टॉक पूछ रहा है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हमें यह कैसे पता चलेगा कि चेंज इन स्टॉक कितना हुआ है, क्योंकि यहां पर देखने को ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों जब हमें यहां पर ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो हमारा चेंज इन स्टॉक कितना होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको क्लोजिंग स्टॉक के प्लेस पे 1500 लिखना है, ओपनिंग स्टॉक के प्लेस पे 0 लिखना है। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1500 पॉजिटिव। यस या नो। आगे चलते हैं, लास्ट इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 2000 दे रखा है और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और चेंज इन स्टॉक पूछ रहा है। तो बच्चों जो मैंने तरीका यहां बताया है वही यहां अपनाएंगे हम। यहां वही लिखेंगे फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों यहां क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं हमें कितना है तो 0 लिख देते हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक हमको पता है 2000 है तो ₹2000 लिखा। तो बच्चों 0 में से 2000 गया तो नेगेटिव 2000। तो यहां पर जो हमारा चेंज इन स्टॉक आया वो नेगेटिव 2000 आया।
इट इज क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ गए चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं। तो हम कहां तक पहुंच गए बच्चों, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना सीख गए, ग्रॉस वैल्यू जीवीओ निकालना सीख गए। यानी जीवीओ इज इक्वल टू क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कैसे था, सेल्स इज इक्वल टू क्या था, सेल्स प्लस सेल्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी अपने लिए जो निकाल रहे थे हम, सेल्स क्लियर हो गया था। उसके बाद सेल्स में अगर हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा जीवीओ। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट तक हम पहुंच चुके हैं। इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिट, राइट। ग्रॉस वैल्यू एडिट निकालना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले अब इसके बाद एक चीज और बची है हमारी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसे और सीख लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिट की तरफ, जीवीए निकालने की तरफ। ठीक है बच्चों, तो कुछ हम केस देखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के। देखिए तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट वही है हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। याद करो मेरे फर्स्ट लेक्चर को, मैंने वहां आपको समझाया था कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, यानी कि तो ये रॉ मटेरियल का खरीदना हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आता है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा फाइनल गुड्स के अंदर भी नहीं आता बच्चों। तो ये हमारा नॉन फैक्टर इनपुट होता है। ऑल इनपुट अदर देन फैक्टर इनपुट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप, इनको छोड़ दिए जाए क्योंकि ये तो फैक्टर इनपुट में थे। यस या नो, ये तो फैक्टर इनकम के अंदर आ रहे थे, तो इनको हटा दो। इनको हटाने के बाद क्या बच रहा था हमारा, याद करो, हमारा बच रहा था वो सामान जो हम फर्दर सेल करने के लिए खरीदते थे, या हम वो सामान जो प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीदते थे, तो उसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज। तो देखिए बच्चों, प्रीलिमिनरी इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसे हम, ये क्या होता है, जितने भी रॉ मटेरियल आप खरीदोगे वो सभी किस में आएंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आते हैं। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब देखिए इसको भी हम कैसे निकालेंगे ये समझ लेते हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं बच्चों। देखो पहला केस क्या है हमारा, आईसी गिवन है साहब, यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको गिवन है 1500, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है साहब 300। आप आईसी बताओ क्या है, आईसी कह रहा है 1500 है, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट किया है विदेश से मंगाया है, कितना 300। तो बताओ जब हम सेल निकाल रहे थे तो डोमेस्टिक सेल में हम जो विदेश को सामान बेच रहे थे वो भी हम ऐड कर रहे थे, एक्सपोर्ट भी ऐड कर रहे थे। यस या नो, तो टोटल सेल बन रही थी डोमेस्टिक सेल प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेल, तो क्या बन रही थी, टोटल सेल। तो बच्चों क्या टोटल परचेज बनाने के लिए हमको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल जो हमने इंपोर्ट किया है ये भी ऐड होगा या नहीं 1500 में? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आईसी 1800 आएगा या नहीं, या 1500 ही रहेगा? हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे या नहीं? यहां पर ये सिर्फ 1500 रहेगा या इसमें प्लस 300 और ऐड करके 1800 होगा? तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन है कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होगा या नहीं, तो 100% ऐड होगा, राइट, 100% ऐड होगा। लेकिन यहां ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर पहले से ही आईसी गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। यहां ये कहां लिखा है कि डोमेस्टिक परचेज है, राइट, यहां टोटल कंजम्पशन गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये 300 भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा, इसलिए यहां पर इस 300 को ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनल आईसी कितना रहेगा, 1500 ही रहेगा। इट इज क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर आंसर आप क्या लिखोगे, 1500 ओनली। ओके बच्चों, चलिए रुपीस भी लगा देते हैं, रुपीस 1500। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, गिवन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 2000। देखो यहां क्लियर बोल रखा है बच्चों, स्पेसिफाई कर रखा है डोमेस्टिक फर्म, यानी कि अपने देश से जो खरीदा गया है वो कितना है, 2000। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है साहब 500, जो विदेश से खरीदा गया है। तो यहां पर आईसी क्या होगा, तो बच्चों आईसी इज इक्वल टू जो हमने डोमेस्टिक परचेज किया है प्लस जो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोनों ही आएगा। तो बच्चों 2000 प्लस 500, तो यहां 2000 प्लस 500 लिखेंगे तो इजिकल टू कितना हो जाएगा साहब,
2500, राइट। रुपीज का साइन लगाना नहीं भूलेंगे, रुपीज 2500, ये क्या हो जाएगा हमारा साहब, आईसी हो जाएगा। इट इज क्लियर बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, इसमें बहुत गलतियां करते हैं अक्सर बच्चे कि हमको परचेज आईसी गिवन है और रेस्ट ऑफ द वर्ड की भी इंपोर्ट गिवन है, हम उनको दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन हमें याद रखना है आईसी का मतलब उसमें पहले से इंक्लूड है, लेकिन यहां पर सिर्फ डोमेस्टिक फर्म से दे रखा है, यानी इंडिया की परचेज दे रखी है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की परचेज आपको ऐड करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? चलिए अगला केस देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 500। डोमेस्टिक जो परचेज हुई है साहब रॉ मटेरियल की कितनी है, 500। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है साहब इसमें 1200। हमने इंपोर्ट कितना किया रॉ मटेरियल, 1200 किया है। तो अब इसमें आईसी बताना है साहब आपको, तो सिंपल है, जैसे अभी यहां पे किया था, तो आईसी इज इक्वल टू कितना हो गया, आईसी इज इक्वल टू डोमेस्टिक यानी 500 प्लस जो हमने इंपोर्ट किया है 1200, तो इजिकल टू कितना हो गया साहब, 1700 रुपीज 1700। इट इज द आंसर। क्लियर? 1700 बच्चों, समझ में आ गया यहां तक? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। इस केस पे बात करेंगे। बेटा गिवन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है इसमें 2000 का हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 500, फाइंड आईसी। देखो यहां दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2000 और कह रहा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 500। तो बताओ क्या इस परचेज में 2000 में ही ये 500 इंक्लूड होगा या नहीं? क्या सिर्फ ये डोमेस्टिक परचेज है या ये टोटल परचेज है, टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन है? सर इसमें में इंक्लूड होगा, ये टोटल परचेज दे रखी है, यस या नो? तो यहां पर जो हमारा आईसी होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो कितना होगा, 2000 होगा। हम 500 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर परचेज दे रखा है, डोमेस्टिक परचेज नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, केस नंबर 15 को देखेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां कह रहा है परचेज ऑफ ऑयल टू बी यूज्ड टू ल्यूब्रिकेटिंग ऑफ मशीन 2000। बच्चों हमने 2000 रुपीज का ऑयल खरीदा है ल्यूब्रिकेट ऑफ मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए। परचेज ऑफ गैस, हमने गैस परचेज की है बच्चों 500 की। परचेज ऑफ मशीन है परचेज की है हमने 5000 रुपीज की। अब आपको बताना है यहां पर आईसी कितनी है। देखो बच्चों यहां पर परचेज क्या क्या हो रहा है, परचेज हमारा मशीन हो रही है, हमारी लुब्रिकेट ऑयल परचेज हो रहा है 2000 का, एंड गैस परचेज हो रही है 500 की और मशीनें परचेज हो रही हैं 5000 की। यहां पर आईसी पूछ रहा है साहब आपसे कि आईसी बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहां कितनी होगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी होगी। तो देखिए बच्चों मशीन खरीद रहा है, ये मशीन तो बच्चों यूज करने के लिए खरीदी जाती है। ये तो कैपिटल एसेट्स हो गया साहब, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये इसमें नहीं आएगा। ये तो फाइनल गुड्स, याद है ना आपको फाइनल गुड्स निकाल रहे थे हम, ये इंटरमीडिएट गुड्स में क्यों आएगा मशीन खरीदना? मशीन तो यूज करने के लिए खरीदेंगे। हाँ लेकिन ये जो ऑयल खरीदा है और जो गैस खरीदी है ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बिल्कुल आएगा। तो यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कितना आएगा साहब, 2000 प्लस 500 इज इक्वल टू 2500। तो रुपीज 2500 क्या हो गया साहब यहां पे आपका, ये आपका आईसी हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इट इज क्लियर बच्चों? चलिए देखो नोट में क्या लिखा हुआ है एक बार इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नोट, वी आर नॉट इंक्लूड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 500 in intermediate consumption as it is assumed that included in the purchase of raw material 2000। यानी ये वो जो ऊपर क्वेश्चन किए हैं उसी के बारे में आपको ये समझा रहा है। ठीक है जी, परचेज ऑफ मशीन विल नॉट इंक्लूड एस्टिमेटिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन as is the considered to be final capital goods, क्योंकि ये फाइनल गुड्स होता है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं आएगा। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर है? चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों वैल्यू एडिट का मतलब क्या होता है, किसी एक फर्म के लिए लिया जाता है, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडिट मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ द एंटायर फर्म ऑफ एन इकोनॉमी। यानी अगर एक कंट्री की बात हो रही है तो उस पूरी कंट्री में जितनी भी फर्म्स होती हैं, तो हम यहां पर नेशनल इनकम निकालने जाएंगे तो हमें यहां पर किसी एक फर्म का नहीं निकालना, हमें यहां पर निकालना है पूरी इकोनॉमी का। तो बच्चों यहां पर जो फॉर्मूले में आएगा वो क्या आएगा, यहां पर फॉर्मूले में आएगा बच्चों GDP
VA ग्रॉस वैल्यू एडिड। बच्चों किस पे निकलेगा? ये निकलेगा बच्चों मार्केट प्राइस पर। GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। बच्चों वैल्यू एडिड का दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड भी है, इसे हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम GVAMP को हम GDP, याद है ना GDP? जीडीपी क्या होता था? प्रोडक्शन। तो बच्चों इसको हम GDPMP के नाम से भी जानते हैं, यानी कि GVAMP और GDPMP एक ही चीज है। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसी को तो हम जीडीपी बोलते हैं। तो GVAMP और GDPMP दोनों के नाम सेम ही है, दोनों एक ही चीज के नाम है बच्चों, तो ध्यान से सुनेंगे। अब हमें निकालना है GVAMP। तो बच्चों GVAMP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड GVO ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा, और बच्चों इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चों GVO वैल्यू ऑफ आउटपुट एक फर्म का, GVO मतलब एंटायर फर्म का, तो हमें GVO निकालना पड़ेगा यहां पर। ये हमारा फॉर्मूला है GVAMP निकालने का। क्या सर यही नेशनल इनकम होती है GVAMP? नहीं बच्चों, ये नेशनल इनकम नहीं होती है, लेकिन यहां से हम नेशनल इनकम पर पहुंच सकते हैं हमारे द्वारा सीखे गए कन्वर्जन के साथ। बच्चों ये भी हम सीखेंगे कैसे नेशनल इनकम पे जाएंगे, बट अभी हमें GVAMP निकालना या GDPMP निकालना सीखना है। एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी। बच्चों एक इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ ओनली 2 फर्म, और बोला जा रहा है कि एक इकोनॉमी में मान लो कि 2 ही फर्म है, 2 फर्म्स है। आगे आपको निकालना है वैल्यू एडिड बाय फर्म A एंड B, दोनों फर्म का वैल्यू एडिड निकालना है, और उसके बाद निकालना है आपको ग्रॉस वैल्यू एडिड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया बच्चों? तो सबसे पहले आपको वैल्यू एडिड निकालना है, उसके बाद GVO निकालना है, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडिड GVA निकालना है, लेकिन ये किस पे निकालना है बच्चों? MP पे, इस फॉर्मूले से निकलता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको निकालना है GVAFC फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। देखते हैं, पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए केस को सॉल्व करेंगे, वैल्यू एडिड निकालते हैं A फर्म का और B फर्म का। चलिए तो बच्चों अभी हम यहां लिखते हैं, मैं इस फॉर्मूले को रफ कर रहा हूं अभी, यहां से यहां लिखेंगे हम, दोनों फर्म को अलग अलग डिवाइड करेंगे, फर्म A एंड फर्म B। मैंने यहां पर प्लेस किया फर्म A के लिए, और ये प्लेस किया मैंने फर्म B के लिए, ठीक है जी। चलिए अब हमें वैल्यू एडिड निकालना है सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, वैल्यू एडिड निकालने से पहले वैल्यू एडिड बाई फर्म A और फर्म B का निकालना है। तो बच्चों वैल्यू एडिड बाई फर्म A कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी माइनस IC फर्म A के लिए, तो मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेम यहां पर भी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं फर्म A के लिए, यानी फर्म A ने कितना बेचा है, सेल कितना की है, तो निकालते हैं सबसे पहले हम VO वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, तो देखो ध्यान से, सेल्स बाई फर्म A। बच्चों फर्म A ने बेचा है 100 लाख, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां फर्म A के लिए लिख देते हैं 100। फर्म A बेच रही है क्योंकि परचेज फर्म B बाई फर्म A। बच्चों यहां पर परचेज फ्रॉम फर्म B बाई फर्म A ने B से परचेज किया है, तो बच्चों ये B के लिए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया B के लिए? 40 लिख दिया मैंने यहां पर। लेकिन फर्म A के लिए क्योंकि ये परचेज है, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम साहब? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे। तो हम यहाँ IC यहां लिख देते हैं IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकालेंगे, तो IC के आगे कितना लिख देते हैं अभी हम यहाँ पर? 40 A के लिए। तो A के लिए परचेज हो गया और B के लिए सेल हो गया। आगे चलते हैं, परचेज फ्रॉम फर्म A बाई फर्म B। बच्चों यहाँ फर्म B ने परचेज किया है, किससे? फर्म A से। तो देखो ध्यान से,
आप बताओ मुझे कि क्या यहां पर फर्म ए के लिए 60 सेल है या नहीं। यस सर, फर्म ए के लिए सेल है, लेकिन फर्म बी के लिए तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। कितना साहब, 60 रुपीज। तो मैंने यहां 60 लिख दिया। अब मुझे बताओ, क्योंकि फर्म ए के लिए सेल है, तो क्या ये 100 में ऐड करेंगे हम, यहां वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड किया जाएगा या नहीं। तो बच्चों जल्दी से बताओ, 60 क्योंकि फर्म ए से परचेज किया है बी ने, तो ए ने बेचा होगा तभी तो बी ने खरीदा होगा। तो ए के लिए सेल है या नहीं। यस सर, सेल है। इसको हम यहां ऐड करेंगे, तो मैं यहां पर ऐड कर देता हूं प्लस 60 रुपीज। बच्चों जैसे ही मैंने यहां ऐड किया, ये मैंने ब्लाइंडर कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती की, क्योंकि ध्यान से देखो, सेल बाई फर्म ए 100 दे रखा है। बच्चों टोटल सेल ए ने कितना किया है, टोटल सेल ए फर्म ने कितना किया है, वो 100 दे रखा है। तो ये 60 इसी के अंदर पहले से ही इंक्लूड होगा। याद करो, अभी हम टोटल सेल निकाल रहे थे, तो अगर टोटल सेल दे रखी है किसी फर्म की, तो उसमें अगेन अगर वो फर्म के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसने सेल किया है, वो ऐड नहीं होता है। तो ये हमारी टोटल सेल गिवन है पहले से ही। तो बच्चों ये 60 इसमें ऐड नहीं होगा। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, सेल बाय फर्म बी 200। बच्चों 200 फर्म बी ने सेल किया है, तो देखो ये फर्म बी की सेल दे रखी है साहब। यस या नो, ये फर्म बी की सेल दे रखी है, और हमने फर्म बी की सेल 40 पहले से लिख रखी है, और प्लस मैंने 200 और कर दिया। तो मुझे बताओ बच्चों कि फर्म बी ने जो 40 का ये बेचा था, क्या ये इस 200 के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं, क्योंकि ये भी तो टोटल सेल दे रखी है फर्म बी की। तो यस सर होगा। तो बच्चों क्योंकि 40 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो इसलिए 40 को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अभी तक फर्म बी का जो टोटल सेल है वो कितना है, 200 का। ओके जी, आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बाय फर्म ए 20 दे रखा है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक बाय फर्म बी 25 दे रखा है। देखेंगे आगे, जरूरत पड़ेगी इसकी। ओपनिंग स्टॉक दोनों का दे दिया साहब। आगे क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं साहब, ये आगे देखेंगे अभी। तो बच्चों क्या अब हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है इस फर्म का, 100। तो बच्चों मैंने यहां इसकी जगह कितना लिख दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पे 100 लिख दिया। ठीक है, और मैंने साहब इसमें से माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितना साहब, 40। यस या नो। तो बताओ यहां पर वैल्यू एडिड ए फर्म का कितना आ गया, सर ए फर्म का वैल्यू एडिड आ गया 60। क्या बच्चों ये सही होगा फर्म ए के लिए, सर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि अभी तक हमने चेंज इन स्टॉक को इसमें नहीं दिखाया है। तो ये गलती नहीं करेंगे हम चेंज इन स्टॉक को भी बच्चों इसमें दिखाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको लिखने से पहले यहां पर आप प्लस करोगे साहब चेंज इन स्टॉक, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक। तो बच्चों यहां चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं फर्म ए के लिए। तो देखो फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20, और फर्म ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 35। तो बच्चों 20 में से 35 गया तो कितना बचा, तो यहां लिख सकता हूं मैं 20 माइनस 35। तो साहब यहां बचा -15, -15। यस या नो। तो बच्चों 100 में से 15 जाएंगे -15। तो बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां कितना आएगा, तो सर यहां वैल्यू ऑफ आउटपुट अब हो जाएगा 85। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पे अब यहां पर हम 85 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी कितनी दे रखी है सर, 40 दे रखी है, हमने 40 लिख दिया। तो इज इक्वल टू, अब बता दो आंसर कितना आया, 85 में से 40 गया तो सर 45 लाख। ये हमारा आंसर आ गया साहब फर्म ए के किस चीज का, वैल्यू एडिट का। जीवीए नहीं बोलेंगे हम इसे, सिर्फ वैल्यू एडिट बोलेंगे, क्योंकि हम सिंगल फर्म का देख रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों। अब निकालते हैं सेम हम फर्म बी का। तो बच्चों पहले वैल्यू एडिट निकालने के लिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट डाल देते हैं। तो फर्म बी का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक है 25 एंड ओपनिंग स्टॉक है 45 फर्म बी का। ओके जी, तो जल्दी से बताओ अब यहां पर आप लोग कि जब हम फर्म बी का ये निकाल रहे हैं तो कितना लिखेंगे, 45 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 25, तो 25 माइनस 45। तो बच्चों यहां लिख दीजिए प्लस
25 माइनस 45। तो बताओ बच्चों 25 में से 45 गया तो कितना बचा? सर -20। वेरी गुड। तो 200 में से 25 माइनस 45, ये -20 हो गया। तो बच्चों -20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया हमारा? 180। तो यहां लिखेंगे हम 180। और बच्चों आईसी कितना दे रखा है इसमें? आईसी दे रखा है हमारा 60। तो बताइए यहां पर वैल्यू एडिट कितना आ गया यहां पर? सर वैल्यू एडिट आ गया यहां पर 120। तो बेटा फर्म ए का वैल्यू एडिट, ये हमने क्या निकाला? वैल्यू एडिट। लिख देते हैं यहां पर वैल्यू एडिट इज इक्वल टू, यहां पर भी वैल्यू एडिट इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो फर्म ए का वैल्यू एडिट और फर्म बी का वैल्यू एडिट, अब दोनों को मिला दो, यानी एंटायर फर्म का वैल्यू एडिट क्या बोला जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडिट। तो इसे बोलेंगे हम GVA। और बच्चों किस पे निकलता है? मार्केट प्राइस पर। ये किस पे आता है? मार्केट प्राइस। तो GVA MP कितना होगा? तो GVA MP इज इक्वल टू होगा GV, यानी वैल्यू एडिट ऑफ फर्म ए और वैल्यू एडिट ऑफ फर्म बी, दोनों को प्लस कर दिया जाए। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों कितना है इसका? 45 प्लस इसका कितना है? 120। तो इज इक्वल टू कितना हो गया साहब? 165। 165 ये क्या आ गया हमारा? GVA MP। बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है? GDP MP, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमसे GVA FC। तो बच्चों इसके लिए याद करो मेरा कन्वर्जन वाला लेक्चर, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने कि जो चीज पूछ रहा है GVA FC पूछ रहा है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं GVA FC। जो दे रखा होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो GVA MP दे रखा है। बच्चों G 3 पार्ट बना लो इनके, ये देखो 3 पार्ट्स बन गए। G इज इक्वल टू G कैंसिल हो गया, VA इज इक्वल टू VA कैंसिल हो गया, FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT। तो देखो GVA MP हमको गिवन है 165, हमने 165 लिख दिया, माइनस NIT बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमको 30, तो हमने यहां पर 30 लिख दिया। तो बच्चों बताओ अब आंसर कितना आया? सर आंसर आ गया ₹135 लाख। दिस इज आंसर। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट। NVA FC निकलवा रहा है साहब इसमें। नेट वैल्यू एडिट बताइए जल्दी से, फॉर्मूले में क्या निकलता है? सर GVA निकलता है, GVA निकलता है, वो भी MP। यस है नो? तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला है जिसमें हम निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं सर GVA MP। तो कोई बात नहीं, हम इसको निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद हम क्या लगा लेंगे? कन्वर्जन लगा लेंगे सर। चलिए तो बच्चों सबसे पहले GVA MP निकालेंगे। तो GVA MP इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? हमारे पास हमें देखना है सरप्लस कितना है, यानी देखो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 3740, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। बच्चों क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी ये क्या दे रखा है हमको? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दे रखा है हमारा, यानी चेंज इन स्टॉक हमको दे रखा है यहां पर। आगे सेल्स दे रखा है बच्चों 10,625, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है बच्चों 2625, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बच्चों डेप्रिसिएशन, इसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, दे रखा है हमको 500, सब्सिडी दे रखी है 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं साहब 1200। अब हमें निकालना है GVMP। तो बच्चों देखो ध्यान से, हमको यहां से क्या लेना है? सबसे पहले साहब सेल लेना है। तो देखो सेल कितना दे रखा है हमको? GVMP का फॉर्मूला क्या होता है? GVMP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो लिखते हैं हम यहां पर फॉर्मूला पहले, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है जी। तो देखो यहां सेल्स भी गिवन है बच्चों, कितना? 10,625। तो लिख देता हूं मैं यहां पर 10,625 प्लस चेंज इन स्टॉक बच्चों कितना गिवन है? देखो 600, तो 600, ठीक है बच्चों। ये किसकी जगह लिख दिया मैंने? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। बच्चों परचेज कितना दे रखा है? जरा देखो परचेज दे रखा है सब इसमें 2625। तो बच्चों मैंने यहां लिख दिया 2625,
ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ कि 10,625 में से पहले मैं अगर इसे माइनस कर दूं 2625 को तो कितना बचेगा? सर बचेगा 8,000। और बच्चों 8,600 कितना हो गया? ये हो गया रुपीज 8,600। तो बच्चों ये क्या आ गया आपका? ये आ गया GVA-MP। GVA-MP हमारा कितना आ गया? 8,600। अब हमें निकालना क्या है? सर निकालना है NVFC। कोई बात नहीं, लगाते हैं कन्वर्जन बच्चों। जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड GVA, क्या निकालना है बच्चों? FC इज इक्वल टू, हमें दे क्या रखा है? GVA-MP। तो लिख देते हैं हम GVA-MP। बच्चों कन्वर्जन लगाएंगे, 3 पार्ट्स बना लो जैसे मैंने बनाना सिखाया है आपको, राइट? क्या बनाएंगे हम? कन्वर्जन लगाएंगे। तो इसके 3 पार्ट्स बनाओ जल्दी से। GVA-MP, तो 3 पार्ट्स, G को अलग कर लो, VA को अलग कर लो, FC को अलग, सेम इधर G को अलग, VA को अलग, MP को अलग। G से G कैंसिल हो गया, VA से VA कैंसिल हो गया। एक सेकेंड, निकालना क्या था हमको? NVFC, सॉरी G नहीं था यहां, N था, NVFC। ठीक है बच्चों, ये था NVFC। तो बच्चों नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। N इज इक्वल टू G माइनस डेप्रिसिएशन। तो माइनस कर दिया मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन। VA से VA कैंसिल हो गया। FC इज इक्वल टू MP माइनस क्या आएगा? NIT। क्या बच्चों मैं NIT की जगह लिख सकता हूं IT माइनस सब्सिडी? यस या नो? ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि यहां जो इंफॉर्मेशन दे रखी है IT और सब्सिडी की दे रखी है, तो मैंने NIT की जगह ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था। ओके बच्चों, चलिए तो GVA-MP हमने कितना निकाला है साहब? 8,600। तो लिख देते हैं इसकी जगह पे 8,600। ठीक है बच्चों। अब माइनस डेप्रिसिएशन, तो बच्चों डेप्रिसिएशन कितना था जरा देखो, डेप्रिसिएशन था 500, तो 500 हमने इसमें से माइनस कर दिया, माइनस। बच्चों अब यहां पे देखो IT और सब्सिडी कितना दे रखा है, तो ब्रैकेट लगाया मैंने। IT दे रखा है साहब आपका 1200, 1200 माइनस 400 सब्सिडी है। तो बच्चों बताओ 1200 में से 400 गया तो 800 बचा, तो यहां क्या लिखेंगे हम? 8,600 माइनस 500, और यहां माइनस हो जाएगा 1200 में से 400 गया तो 800। ठीक है जी। अब 8,600 में से बच्चों 500 भी माइनस करना है और 800 भी माइनस करना है, यानी हमको 8,600 में से 1,300 माइनस करना है। तो बच्चों बताओ 8,600 में से अगर हम 1,300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7,300। तो आ जाएगा आपका आंसर रुपीज 7,300। और बच्चों किस में दे रखा है? करोड़ में दे रखा है, तो किस में आएगा आंसर? करोड़ में। दैट इज आंसर। यस या नो? समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? नोट कर लीजिए बच्चों से। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये रहा। ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। साहब इसमें हमें चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या दे रखा है हमको? इसमें हमको बच्चों सेल्स दे रखी है, हमको नेट वैल्यू एडिट NVA-FC दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। सब्सिडी दे रखी है, बहुत बढ़िया। चेंज इन स्टॉक साहब हमसे पूछा है। डेप्रिसिएशन दे रखी है 40 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी है 100। कोई बात नहीं साहब, हम नॉर्मल जैसे निकालते थे वही करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। हम क्या निकालेंगे बच्चों? इसमें GVA-MP जो निकालते थे हमारे फॉर्मूले से, तो हम लिखेंगे हम यहां पे GVA-MP इज इक्वल टू क्या होता है साहब? इज इक्वल टू होता है ग्रॉस वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस या नो? बच्चों ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते थे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चलिए लिख देता हूं सामने, ये लिखिए इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। ये लिख दिया सर। अब ढूंढ लीजिए इनकी वैल्यू किस किस की दे रखी है। सर सेल 400 दे रखी है, ये लो जी लिख दिया मैंने 400, प्लस चेंज इन स्टॉक सर पूछा ही है, तो यहां चेंज इन स्टॉक कुछ नहीं करेंगे, चेंज इन स्टॉक ही लिख देंगे, माइनस IC। सर IC दे रखी है 100, 100, तो मैंने 100 लिख दिया। तो बच्चों बताओ मुझे कि GVA-MP कितना आ गया? सर ये आ गया आपका 300 प्लस चेंज इन स्टॉक।
बोलिए यस या नो। ये आ गया जीवीए एमपी। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्जन लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमको पहले से ही एनवीए एफसी गिवन है। तो सुनो, जो गिवन होता है उसको हम किधर लिखते हैं जल्दी से बताओ, लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख देते हैं साहब यहां पर एनवीए एफसी, एनवीएफसी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, हमको निकालना क्या था साहब यहां पे, हमको निकालना है यहां पे, सॉरी, जो गिवन होता है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, ये निकालना है हमको क्योंकि चेंज इन स्टॉक इसके अंदर है, तो हम इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो जी वी ए एम पी माइनस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसे लिखेंगे जो दे रखा है, एन वी ए एफ सी। लगा दो बच्चों कन्वर्जन, G इज इक्वल टू एन प्लस डेप्रिसिएशन, VA से VA कैंसिल हो गया, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। यस या नो? अब देखो GVA की जगह बच्चों इस वैल्यू को लिख दो, GVA इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है 300 प्लस चेंज इन स्टॉक, तो मैं लिख देता हूं 300 प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू एनवीए की वैल्यू दे रखी है साहब 200, तो मैंने यहां 200 लिख दिया, प्लस डेप्रिसिएशन दे रखी है साहब 40, मैंने यहां पर 40 लिख दिया। ठीक है जी, आगे देखो एनआईटी, एनआईटी दे नहीं रखा लेकिन सब्सिडी दे रखी है। बच्चों एनआईटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सर एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां सब्सिडी दे रखी है हमारे को 10, तो हम क्या करेंगे यहां पर सब्सिडी की वैल्यू लिख देंगे 10। अब बच्चों से सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा 300 प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू 200 और 40 कितना हो गया बच्चों 240, और 240 में से आईटी है नहीं तो 0 लिख दो, तो बच्चों ये नेगेटिव 10 आएगा, तो 240 में से माइनस का 10 गया तो कितना बचा, तो ये बचा 230। अब बच्चों चेंज इन स्टॉक निकाल दो, तो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से मुझे, 230 पहले से इधर है बच्चों, 300 इधर आके का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बताइए आप 230 में से 300 गया तो कितना बचा सर नेगेटिव 70। तो बच्चों किसमें है करोड़ में, तो रुपीस नेगेटिव 70 करोड़, CR, दैट इज योर आंसर। बच्चों कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए कमेंट करके। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, चेंज इन स्टॉक आ चुका है। सबसे पहले हमने जीवीएमपी निकाल के यहां पर ये बना लिया, उसके बाद हमने कन्वर्जन लगाया है, जीवीएमपी की जगह पे जीवीएमपी की वैल्यू रख दी, और एनवीएफसी हमने यहां से उठा के लिख दिया, और बाकी आगे हमने कन्वर्जन लगा के फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। नोट हो गया बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हम, तो देखिए बच्चों मेरे साथ साथ रीड करेंगे इस क्वेश्चन को हम, ठीक है जी। तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों इसमें, इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू प्लेस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड बाय फर्म बी। हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है और वैल्यू एडिड निकालना है बाय फर्म बी का। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, किसका निकालना है बच्चों, बाय फर्म बी, फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलिए देखिए सुनिए ध्यान से, फर्म ए सोल्ड, या तो फर्म ए बेच रही है, तो ये तो फर्म ए की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हम फर्म बी पे देखते हैं, फर्म बी सोल्ड टू सी 70 करोड़ का, सी को बेचा है इसने 70 करोड़ का, तो लिख देते हैं इज इक्वल टू 70 करोड़ ये आ गया, प्लस टू फर्म डी, इसने फर्म डी को बेचा है 40 करोड़ का, 40 करोड़ लिख दिया, प्लस आगे गुड्स वैल्यू 30 करोड़ व एक्सपोर्ट, बच्चों 30 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो रेस्ट ऑफ द वर्ड बिल्कुल ऐड किया जाता है, तो प्लस कर दिया हमने 30, प्लस आगे देखते हैं एंड 5 करोड़ का गवर्नमेंट को बेचा है, बिल्कुल आएगा, गवर्नमेंट को बेचा है तो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 5 इसमें ऐड कर दिया। तो बच्चों अगर इनको ऐड करेंगे तो टोटल बताओ कितना आएगा, 7 4 11 110, 110 और 30 140, 145, तो बच्चों 145 CR ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी का। अब निकालना है हमको वैल्यू एडिट ऑफ फर्म बी, तो बच्चों फर्म बी के वैल्यू एडिट को निकालने के लिए हमें लिखेंगे वैल्यू एडिट VA ऑफ फर्म बी
इज इक्वल टू, तो ये कैसे निकालते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट VO माइनस IC। तो बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको मिल गया यहां से 145। बच्चों IC कितना है, तो देखो यहां पर फर्म ए ने जो बेचा है और फर्म बी ने खरीदा है कितने का, 80 करोड़ का। ये ए के लिए, बी के लिए माना जाएगा परचेज, ठीक है जी। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हो गई, 80 हो गई। क्या और तो नहीं खरीदा फर्म बी ने, जरा देखो, करोड़ टू फर्म सी करोड़, हाउस होल्ड 30 एंड गुड्स वैल्यू 10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। तो बच्चों उसका कोई यूज नहीं है इसमें, क्योंकि हमको सिर्फ फर्म बी का निकालना है। तो बताओ बच्चों यहां पर वैल्यू एडिड कितना आया, 145 में से हमको 80 माइनस करना है। तो बच्चों आंसर बताओ जल्दी से, यहां पर कितना आ जाएगा। तो बच्चों 145 में से अगर हम 80 को माइनस करेंगे तो 100 यानी कि 105 आएगा, 40 जाएंगे तो यहां से, तो 65 कितना आएगा हमारा, 65। तो ये लिख देंगे हम 65 करोड़। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, यहां क्या पूछ रहा है साहब। इसमें कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है बच्चों कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिट, NVAFC निकलवा रहा है साहब, NVFC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा दे रखा है साहब, परचेज ऑफ मशीन फॉर यूज दे रखा है 100। बताओ मशीन को खरीदा है हमने यूज करने के लिए, आएगा या नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, काट दो अभी से, ठीक है साहब। सेल्स दे रखा है 200, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दी हमको IC 90, वेरी गुड। इनडायरेक्ट टैक्स यूज होगा देखेंगे। चेंज इन स्टॉक दे दिया बच्चों हमको 10। एक्साइज ड्यूटी दे दी हमको 6। बच्चों जब एक्साइज ड्यूटी दे रखी है यहां पर और इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं यहां पर, तो हम ये मानेंगे कि एक्साइज ड्यूटी इसी के अंदर होगी, हम अलग से एक्साइज ड्यूटी को नहीं लेंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको दे रखा है, इसका भी कोई यूज नहीं होगा क्योंकि चेंज इन स्टॉक पहले से निकला हुआ दे रखा है। चलिए अब निकालते हैं हम GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। तो लिखेंगे मेरे साथ साथ यहां पर, सबसे पहले GVAMP इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए फॉर्मूला जल्दी से। सर फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वेरी गुड बेटा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है सर, इसमें आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC हो जाएगा, यस या नो। तो सेल्स देखो कितना दे रखा है 200, लिख दिया साहब यहां पर हमने 200, प्लस चेंज इन स्टॉक बच्चों देखो कितना दे रखा है 10, तो हमने लिख दिया यहां पर 10। IC बच्चों बताओ कितना दे रखा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट ये दे रखी है साहब 90, सब यहां माइनस कर दिया इसमें से 90। तो 210 में से 90 गए तो कितने बचे 120, तो ये आ गया साहब आपका 120 रुपीस। 120 करोड़ में है तो CR, ठीक है जी। हमारे पास GVAMP आ गया है। अब हमें क्या निकालना है साहब, हमें निकालना है NVAFC। तो जो निकालना होता है लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यहां लिखते हैं NVAFC निकालना है। NVAFC इज इक्वल टू दे क्या रखा है हमको, GVAMP गिवन है। चलिए लगाते हैं क्या कन्वर्जन बच्चों, नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, VA कैंसिल हो गया। FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT, यस या नो। चलिए अब बच्चों इनकी वैल्यू लिख दो। अब बताओ GVAMP कितना निकाला आपने 120 माइनस डेप्रिसिएशन क्या दे रखा है बच्चों, इसमें कहीं नो सर नहीं है, 0 लिख दो। बच्चों NIT दे रखा है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। अब सब्सिडी नहीं है तो यही नेट हो जाएगा साहब। तो यहां क्या लिख देंगे बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया 12। तो बताओ जल्दी से 120 में से 12 गया तो कितना बचा सर 108, 108 करोड़ CR। तो रुपीस 108 करोड़, दैट इज योर आंसर। यानी ये क्या आ गया हमारा NVAFC, यस या नो। नोट करिए जल्दी से फटाफट। मूव करते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे ध्यान से, आइए मेरे साथ साथ। तो बच्चों देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा
रिलेटेड टू फर्म कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर नेट वैल्यू एडिट पूछ रहा है किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर, यानी NVAFC। ठीक है बच्चों, क्या क्या दे रखा है? सब्सिडी दे रखी है, सेल्स दे रखी है, डेप्रिसिएशन, ये चीजें देखेंगे हम, लेकिन एनवीएफसी हम निकालेंगे, बट हम क्या निकालेंगे पहले? वही अपना जो निकालते आ रहे हैं हर बार, जीवीएमपी। चलो तो लिखते हैं बच्चों यहां पर जीवीएएमपी। बताओ जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है? इस बार मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर मतलब तो वही है, क्या फर्क पड़ रहा है? माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ढूंढो बच्चों सेल कितनी है इसमें, तो जरा देखो, सेल दे रखी है इसमें 800, तो मैंने लिख दिया सेल की जगह पर 800 प्लस। आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन यूज नहीं होगी अभी, एक्सपोर्ट यूज नहीं होगा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 20 एंड ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50, तो बच्चों चेंज इन स्टॉक में क्या आता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 20 माइनस 50। यस या नो? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 20 माइनस 50 माइनस आईसी। आईसी देखेंगे आगे बेटा, इंटरमीडिएट परचेज दे रखी है 500, लिख देता हूं मैं 500 इंटरमीडिएट परचेज। आगे देखिए, परचेज ऑफ मशीन फॉर ऑन यूज, बेटा आएगा नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो फाइनल गुड्स का पार्ट हो गया, ये हमारा परचेज में नहीं आएगा। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, 60,000 का हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है विदेश से, लेकिन क्योंकि यहां पर पूरा परचेज दे रखा है तो ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा, इसलिए इसे भी हम अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारा? जीवीएएमपी आ जाएगा साहब। तो बताओ मुझे जल्दी यहां पे कि 800 और 20 में से 50 गए तो बेटा माइनस का कितना हो जाएगा? 30, तो 800 माइनस 30 माइनस 500, तो बच्चों बताइए मेरे को जीवीएमपी कितना आया? सर 800 में से 500 गए तो 300, 300 में से 30 गए तो 270, तो यहां पे आ जाएगा ₹270 CR। करोड़, सॉरी लाख में है, ये लाख में आएगा। ओके बच्चों, लाख। अब सुनिए ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? एनवीएफसी निकालना है। तो देखिए एनवीएफसी निकालना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। हमको देख क्या रखा है पहले से? जीवीएमपी हमारे पास है, जीवीएमपी हमने यहां लिख दिया। लगा दो बच्चों कन्वर्जन, एन इज इक्वल टू जी माइनस डेप्रीसिएशन, वीए कैंसिल हो गया, एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। बच्चों वैल्यू लिख दो, जीवीएमपी की वैल्यू दे रखी है 270 माइनस डेप्रिसिएशन देखते हैं बच्चों कितना दे रखा है? सर डेप्रिसिएशन दे रखा है 30, तो मैंने 30 लिख दिया इसमें। इसके बाद एनआईटी देखते हैं बच्चों, तो यहां पर देखो एनआईटी दे रखा है क्या? सब्सिडी दे रखी है, सेल्स दे रखी है, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग, इंटरमीडिएट परचेज नहीं दे रखा बच्चों हमारे पास में, टैक्स नहीं दे रखा, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे माइनस आईटी माइनस सब्सिडी। तो बच्चों सब्सिडी की जगह पर हम सब्सिडी लिखेंगे 40, हमने अब 40 लिख दिया, और आईटी जगह 0 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 270 माइनस 30। बच्चों 0 में से 40 गया तो माइनस का 40 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 40 हो गया। तो बच्चों ये आंसर आएगा आपका 270 में 40 प्लस हो जाएगा और 30 माइनस हो जाएगा, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका 280 रुपीज 280 लाख। दैट इज योर आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है? नोट कर लिया आप लोगों ने? गुड। बच्चों आज की इस क्लास में हमने वैल्यू एडिट मेथड को कंप्लीट किया है, जिसका दूसरा नाम क्या था? प्रोडक्ट मेथड। बच्चों अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इनकम मेथड को, देन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड को, और उसी के साथ इस यूनिट का जो काफी समय से चल रही है समापन हो जाएगा। बच्चों इसके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में हो या रेफरेंसेस बुक में हो उनसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चन चाहिए तो बच्चों आप मेरे को डीएम करिए या आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।